चलो पॉलिटी चल रहा था ना हमारा। तो अभी तक 4 चैप्टर पॉलिटी का हम कवर कर चुके हैं। आज हम आगे बढ़ते हैं। आज का टारगेट हम ये रखते हैं ना कि प्रीएम्बल कवर कर लेंगे, उसके बाद यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज जो कि आर्टिकल 1 से 4 तक आता है वो कवर कर लेंगे, और फिर सिटीजनशिप भी कवर कर लेंगे जो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक आता है। ठीक, तो चलो पहले प्रीएम्बल देख लेते हैं। तो इस प्रीएम्बल के बारे में कल भी हम थोड़ा बहुत डिस्कशन किए थे। जो तुम लोग को हम बताए थे कि प्रीएम्बल किस पे बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे। कल हम ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पढ़े थे ना, जो किसने लाया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और बताया था कि इसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को आगे प्रीएम्बल बोला गया है। तो ये जो हमारा प्रीएम्बल है ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे बेस्ड है, ये तो हम कल ही देख लिए थे। अब प्रीएम्बल को हम बोलते क्या हैं, तो ये एक इंट्रोडक्शन है, ये एक प्रीफेस है। कोई भी किताब होती है ना या बुक होता है तो उसका पहले वाला पेज जो शुरुआत का होता है ना वो प्रीफेस कहलाता है। तो प्रीएम्बल इंट्रोडक्शन है, प्रीफेस है, फिलॉसफी है ये किसका, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एसेंस को दिखाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होगा कैसा 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 चीज़, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो क्रक्स समरी क्या होगा वो ये प्रीएम्बल दिखाता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, क्या ये देना चाह रहा है सिटीजन्स को, वो ये प्रीएम्बल बताता है। तो प्रीएम्बल को हम इंट्रोडक्शन, प्रीफेस, फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब एक नाम याद रखना, एन.ए. पाल्की वाला। एन.ए. पाल्की वाला ने प्रीएम्बल को आइडेंटिटी कार्ड कहा है। ठीक है, तो इस नाम को हम याद रखने के लिए इसलिए कहे हैं कि प्रीलिम्स में भी वो पूछ सकते हैं कि हु सेड प्रीएम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एन.ए. पाल्की वाला ने कहा है, और इस लाइन से हम अपना मेंस का इंट्रोडक्शन बना सकते हैं अगर प्रीएम्बल से कोई भी सवाल आएगा तो। जैसे कि एन ए पाल्की वाला हाईलाइटेड दैट प्रीएम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच हाईलाइट्स द कोर फिलोसफी एंड एसेंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन वांट्स टू डिलीवर टू इट्स सिटीजन्स। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या डिलीवर करना चाह रहा है हमारे सिटीजन्स को। तो ऐसे करके एक इंट्रोडक्शन बना सकते हैं कि एन.ए. पाल्की वाला ने प्रीएम्बल को आइडेंटिटी कार्ड कहा है, जो कि हाईलाइट कर रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कोर फिलोसफीज़ को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एसेंस को, कि इसकी एसेंस क्या होगी, इसका क्रक्स क्या होगा, ये किस पे बेस्ड होगा, क्या ये अपने सिटीजन्स को डिलीवर करना चाह रहा है। ठीक, तो थोड़ा सा मेंस का डायमेंशन भी डिस्कस कर लिए हैं, क्योंकि प्रीएम्बल अभी डिबेट में 2025 में बहुत रहा है। ठीक है, अब क्यों डिबेट में रहा है, जब चैप्टर ख़त्म कर लेंगे प्रीएम्बल का ना, तो अभी तुमको हम इस वीडियो में थोड़ा सा ब्रीफ बता देंगे। ऑल दो करंट अफेयर का जब रिवीजन करेंगे तो वो ऑलरेडी कवर हो जाएगा। ठीक, साथ में और देखो प्रीएम्बल क्या रिफ्लेक्ट करता है, माइंड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। अब प्रीएम्बल जब फिलॉसफी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इंट्रोडक्शन है, सब चीज़ है प्रीएम्बल, तो प्रीएम्बल ये भी दिखाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था, जिसमें जो लोग बना रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन को, उनका माइंड कैसे काम कर रहा था, उनके माइंड में क्या क्या थॉट्स थे, उन्होंने क्या क्या सोचा, उनके एस्पिरेशंस क्या थे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा, उन्होंने किन किन चीज़ों के बारे में सोचा होगा। तो प्रीएम्बल उनके माइंड्स को एक तरीके से रीड करने का टूल है। तो प्रीएम्बल रिफ्लेक्ट करता है माइंड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जब कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर रहे थे, बना रहे थे, उस टाइम पे उनकी क्या थॉट प्रोसेस रही होगी, क्या वो सोच रहे होंगे कि हमारे देश के लिए कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, ये सब प्रीएम्बल दिखाता है। तो टू अनरेवल द माइंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, बहुत किताब में एक सेंटेंस लिखा रहता है कि प्रीएम्बल इज अ टूल टू अनरेवल द माइंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर। अनरेवल मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के माइंड था ना, उनके अंदर झांक कर देखना कि वो क्या सोच रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय। कुछ भी हम बनाते हैं, लिखते हैं, तो सोचते हैं ना कि इसको और अच्छा कैसे किया जाए, इसमें क्या क्या प्रोविजंस डाले, सिंपल आंसर राइटिंग करते हैं तो थॉट प्रोसेस करते हैं ना। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं पूरे देश के लिए, तो क्या क्या थॉट प्रोसेस वो लोग कर रहे होंगे, तो उनके माइंड को रीड करने का एक टूल है प्रीएम्बल। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे बेस्ड है, देख लिए। हमारा प्रीएम्बल अडॉप्ट कब हुआ, हमने प्रीएम्बल को अडॉप्ट कब किया, तो देखो 22 जनवरी 1947। ठीक है, प्रीएम्बल को हमने 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट किया था, ध्यान रखना। हमारा प्रीएम्बल इंस्पायर्ड किससे है, तो हमारा प्रीएम्बल अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है, ये ध्यान रखना। और जब सारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था ना, तब प्रीएम्बल बना था,
क्रिएटेड आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन जब बन गया तब प्रियम्बल बना, ये ध्यान रखना। ये कुछ बेसिक फैक्ट थे। अब आगे देखो, अब देखो 26 जनवरी 1950, इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से लागू हो गया था, इन्फोर्स हो गया था। तो इस दिन इंडिया की स्टेटस क्या थी, इस दिन इंडिया का नेचर क्या था? तो इस दिन इंडिया सोवरेन था, डेमोक्रेटिक था, रिपब्लिक था। बस ये तीन चीज़ था। यूपीएससी यहाँ ट्रैप में फंसाता है। वो लिखेगा ऑन द डे ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और एंड सोवरेन। बताओ स्टेटमेंट सही है कि गलत? गलत हो जाएगा, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ उस दिन था 26 जनवरी 1950, और 26 जनवरी 1950 को सोशलिस्ट और सेकुलर कहाँ थे? प्रीएम्बल में नहीं थे ना। सोशलिस्ट और सेकुलर तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से आए हैं। लेकिन वो फंसा सकता है यहाँ पे क्वेश्चन कि ऑन द डे ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज 26 जनवरी 1950, या फिर वो डेट नहीं लिखेगा, क्योंकि डेट लिखने से माइंड हमारा काम कर जाता है, 1976 पे चला जाता है। वो सीधा इतना लिखेगा कि ऑन द डे ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से लागू हुआ उस दिन इंडिया का नेचर क्या था। शायद पूछा हुआ है PYQ, जहाँ तक हमको ध्यान में आ रहा है, या फिर हम किसी टेस्ट सीरीज में देखे होंगे। लेकिन ऐसा सवाल बनता है कि 26 जनवरी 1950 को इंडिया का स्टेटस क्या था? तो सिर्फ तीन स्टेटस था, सोवरेन था इंडिया, डेमोक्रेटिक था, रिपब्लिक था। याद रखना, हम फिर बोल रहे हैं, यूपीएससी घुमा देगा यहाँ पे। वो सीधा लिख देगा ऑन द डे ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज सोशलिस्ट रिपब्लिक डेमोक्रेटिक। हो सकता है वो पांचों लिखे भी ना, वो तीन ही लिख देगा सोशलिस्ट था, रिपब्लिक था, डेमोक्रेटिक था। बताओ सही है कि गलत? और ज़्यादातर लोग इसको सही मार के आ जाएंगे कि सोशलिस्ट रिपब्लिक डेमोक्रेटिक तो है ही। लेकिन 26 जनवरी 1950 को सोशलिस्ट कहाँ है? नहीं है सोशलिस्ट, सिर्फ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को इंडिया सोवरेन है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। 1976 का 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया है, उसके बाद हमने तीन वर्ड जोड़े हैं हमारे प्रीएम्बल में, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। ये तीन वर्ड जोड़े हैं। ठीक है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सोवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सोशलिस्ट, सेकुलर कब बना है? 1976 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद बना है। ध्यान रखना, ये ट्रैप जो बताए हैं उसको भी ध्यान रखना। अब बैठ गया होगा माइंड में, अब गलती नहीं करोगे। प्रियम्बल जो है हमारा नॉन जस्टिसाइबल इन नेचर है, मतलब इसको किसी भी कोर्ट में इन्फोर्स कराने हम नहीं लेकर जा सकते हैं कि प्रियम्बल लागू कराओ, प्रियम्बल के प्रोविजंस को इन्फोर्स कराओ। जैसे DPSP है ना नॉन जस्टिसाइबल इन नेचर, उसी तरीके से प्रियम्बल भी नॉन जस्टिसाइबल इन नेचर है। इसको किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। क्लियर? चलो और देखो, प्रियम्बल ना ही किसी अथॉरिटी को कोई पावर देता है, ना ही किसी की पावर रिस्ट्रिक्ट करता है। नाइदर ग्रांट पावर नॉर रिस्ट्रिक्ट। प्रियम्बल ना ही किसी अथॉरिटी को, ना ही किसी ऑर्गेनाइजेशन को कोई पावर देगा और ना उनकी पावर को रिस्ट्रिक्ट करेगा। तो ना ये पावर देता है, ना ये पावर को रिस्ट्रिक्ट करता है। क्लियर? चलो एक और डेट ध्यान रखना, 26 नवंबर। इस दिन हम कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किए थे? अडॉप्ट किए थे ना, याद है ना? कल डिस्कस किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 को ही तो अडॉप्ट किए हैं। कुछ प्रोविजंस उसके अडॉप्ट कर लिए थे, और 26 जनवरी 1950 का दिन हम चुने थे कि इस दिन पूरी तरीके से लागू कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण स्वराज को मेमोराइज करने का डे था। कल डिस्कस किए हैं तो, लेकिन अडॉप्ट तो हम 26 नवंबर 1949 को ही कर लिए थे। तो 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं, जिसको इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन डे कहते हैं। अब यहाँ भी यूपीएससी फंसा सकता है। वो स्टेटमेंट बनाएगा कि संविधान दिवस इज सेलिब्रेटेड सिंस इंडिपेंडेंस, जब से आज़ादी मिला तब से कॉन्स्टिट्यूशन डे हम मना रहे हैं, या फिर जब से कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ तब से हम संविधान दिवस मना रहे हैं। क्या ये सही है स्टेटमेंट? गलत है, क्योंकि संविधान दिवस 2015 से डिक्लेयर हुआ है। डिक्लेयर इन 2015 से हम कॉन्स्टिट्यूशन डे कह लो या संविधान दिवस कह लो, 2015 से हमने इसको मनाना शुरू किया है 26 नवंबर के दिन, क्योंकि 26 नवंबर को ही हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था। शुरुआत से नहीं मना रहे थे, 2015 के पहले नहीं मनाया जाता था। 2015 में गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि 26 नवंबर का दिन संविधान दिवस मनाया जाएगा। क्लियर? तो यहाँ फंसना मत, वो घुमा देगा यहाँ पे कि
26 नवंबर 1949, वो सीधा ऐसे लिखेगा ऑन द डे ऑफ सिंस वी आर सेलिब्रेटिंग संविधान दिवस या कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑन 26 नवंबर सिंस द एडॉप्टेशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। एक स्टेटमेंट बीच में घुसा देगा वो, और फ्लो में कभी हम टिक मार देते हैं ऐसे स्टेटमेंट को कि हाँ संविधान जिस दिन लागू हुआ उसी दिन से तो संविधान दिवस मनाएंगे, ऐसे लॉजिक में करके वो हम टिक करके चले आते हैं, बाद में रियलाइज़ करते हैं कि वो तो गलत था। तो ध्यान रखना, दिसंबर 2015 में संविधान दिवस डिक्लेयर ही किया गया है पहली बार, 2015 के पहले नहीं मनाते थे। ठीक, 26 नवंबर 2015 से ये पहली बार मनना शुरू हुआ है। चलो, अब प्रियम्बल में होता क्या क्या है, प्रियम्बल में क्या क्या लिखे हुए हैं चीज़, प्रियम्बल दिखा क्या क्या रहा है वो समझो। तो प्रियम्बल सबसे पहले बता रहा है सोर्स ऑफ ऑथोरिटी, कि सोर्स ऑफ ऑथोरिटी कौन है, इस कॉन्स्टिट्यूशन का जो पावर है, मेन ऑथोरिटी है, वो कहाँ से डिराइव हो रहा है। वो बता रहा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पावर कहाँ से डिराइव करता है। तो सोर्स ऑफ ऑथोरिटी कल भी हम डिस्कस किए हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो कि प्रियम्बल का पहला लाइन है, पहला वर्ड है वी द पीपल, कि सारा पावर लोगों से आ रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन पावर कहाँ से डिराइव कर रहा है, लोगों की, जनता से। देखो हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी चलती है, ना ही जुडिशियरी की सुपरमेसी है, ना ही पार्लियामेंट की सुपरमेसी है, ना ही लेजिस्लेचर की सुपरमेसी है, ना ही एग्जीक्यूटिव की सुपरमेसी है, किसी की सुपरमेसी नहीं है। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी चलती है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम है। और कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से पावर ले रहा है, तो वी द पीपल से। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पावर का सोर्स है वो क्या है, वी द पीपल है, ध्यान रखना। तो पहला चीज़ जो प्रियम्बल बता रहा है, सोर्स ऑफ ऑथोरिटी। दूसरा चीज़ जो प्रियम्बल बता रहा है, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। इंडियन स्टेट का नेचर कैसा होगा, मतलब कैसा है, तो इंडियन स्टेट का नेचर है सोवरेन, सेकुलर, सोशलिस्ट, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक। ये 5 नेचर है हमारे भारत का, कि हमारा भारत सोवरेन है, हमारा भारत डेमोक्रेटिक है, हमारा भारत रिपब्लिक है, हमारा भारत सेकुलर है और सोशलिस्ट है। ये हमारे इंडियन कंट्री की नेचर है, इंडियन स्टेट का नेचर है। अब जो तुमको हम ऊपर यहाँ ट्रैप बताए थे, ये वाला 1976 वाला और ये वाला, ध्यान में आ रहा है, वही चीज़ यहाँ लिखा है ना। अगर घुमाना चाहे यूपीएससी तो यहाँ घुमाएगा कि ऑन द डे ऑफ एडॉप्टेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज सोशलिस्ट सेकुलर रिपब्लिक। बताओ सही है कि नहीं, गलत है। एडॉप्टेशन के दिन सेकुलर और सोशलिस्ट था ही नहीं। सेकुलर और सोशलिस्ट कब आया है, देखो 1976 के एक्ट से आया है। तो ध्यान रखना, एक और चीज़ ध्यान रखना, हमने 1976 के एक्ट से 3 वर्ड जोड़े थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। लेकिन इंटीग्रिटी नेचर नहीं है इंडियन स्टेट का, ठीक है। इंटीग्रिटी नेचर नहीं है इंडियन स्टेट का। इंडियन स्टेट के 5 ही नेचर हैं, 3 पहले से थे। कौन कौन 3 पहले से थे, तो ये सोवरेन पहले से था, ये डेमोक्रेटिक पहले से था, ये रिपब्लिक पहले से था, ये सोशलिस्ट और ये सेकुलर। ये सेकुलर और सोशलिस्ट 1976 के एक्ट से जोड़ा गया है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाले, ध्यान रखना इसको, ठीक है। चलो, 2 चीज़ बताया प्रियम्बल को, प्रियम्बल के कंपोनेंट्स हम देख रहे हैं ना कि प्रियम्बल में होता क्या क्या है। तो पहली चीज़ तो सोर्स ऑफ ऑथोरिटी, दूसरा नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, तीसरा चीज़ हमारा ये प्रियम्बल ये भी बताता है कि हम किस दिन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किए थे। प्रियम्बल में ये भी लिखा हुआ है कि हम 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किए थे। तो ये चीज़ भी प्रियम्बल बता रहा है कि किस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था। और चौथा चीज़ बता रहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या अचीव करना चाहता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस ऑब्जेक्टिव पे बेस्ड होगा। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 4 ऑब्जेक्टिव हैं कि इंडिया के जितने सिटीजन्स हैं उनको लिबर्टी मिले, जस्टिस मिले, इक्वलिटी मिले, फ्रेटर्निटी मिले। ये चारों को अभी आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। अब ये तो क्लियर हो गया कि हमारे प्रियम्बल के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, मतलब प्रियम्बल में ओवरऑल है क्या क्या चीज़। तो सबसे पहला चीज़ तो सोर्स ऑफ ऑथोरिटी है, दूसरा इंडियन स्टेट का नेचर कैसा होगा वो है, तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन किस दिन अडॉप्ट हुआ वो डेट लिखा है, और चौथा ऑब्जेक्टिव कैसा होगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा वो लिखा है, ठीक। अब ध्यान रखना एक चीज़ कि ये जो ऑब्जेक्टिव में लिबर्टी, फैटर्निटी और इक्वलिटी है ना, ये तीनों जो चीज़ है, ये तीनों चीज़ हमने कहाँ से लिया है, फ्रेंच से लिया है। और जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है ये हमने रसिया से लिया है, आगे लिखा है, चिंता नहीं करना। तो क्लियर हो गया, जस्टिस कहाँ से लिया है, आगे लिखा है। लिबर्टी, फैटर्निटी और इक्वलिटी फ्रेंच से लिया है, ये तो क्लियर लिख ही दिए हैं यहाँ पे।
तो ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यही है। कंपोनेंट्स ऑफ प्रियम्बल 4 चीज़, मतलब प्रियम्बल के 4 कंपोनेंट हैं। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। प्रियम्बल में हम लोग क्या क्या देख लिए, कंपोनेंट्स ऑफ प्रियम्बल तक कर लिए हैं। अब आगे देखो प्रियम्बल कब अडॉप्ट हुआ देख लिए, सोर्स ऑफ ऑथोरिटी कहाँ से आई है वो देख लिए कि वी द पीपल से आई है। वी द पीपल से ही मतलब हम लोगों से, हिंदुस्तान की जनता से, इंडिया की जनता से प्रियम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन पावर डिराइव करता है अपना, ये देख लिए। इंडियन स्टेट का नेचर कैसा होगा ये देख लिए। अब इंडियन स्टेट का नेचर कैसा होगा, तो सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अब इसको याद करने का एक तरीका है, देखो नेचर ऑफ इंडियन स्टेट में 3 एस हैं। एस कितनी बार हैं? 3 बार, और एक बार डी है और एक बार आर है ना। तो इसको हम बना लेंगे डॉक्टर एस क्यूब। ये देखना नेचर ऑफ इंडियन स्टेट के बगल में ब्रैकेट में हम लिखे हुए हैं, ठीक है। तो नेचर ऑफ इंडियन स्टेट डॉक्टर एस क्यूब याद करने का तरीका है, देखो मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ, ब्रैकेट में यहाँ लिखा हुआ है। ये देखो अभी ना ये पेज थोड़ा घूम गया हुआ है, जब तुमको हम पीडीएफ भेजेंगे ना तो वो सही होगा। वो उसको हम लैंडस्केप में बनाए हुए हैं, ये हॉरिजॉन्टल में है। तो ये देखो नेचर ऑफ इंडियन स्टेट जो अभी तुरंत तुमको कराए हैं, यहाँ डॉक्टर एस क्यूब लिखा हुआ है, याद करने का तरीका है, ठीक। तो ये ध्यान रखना, ये सब हम अभी देख ही लिए हैं। अब आगे देखो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रियम्बल देख रहे थे हम, बोले हैं ना कि अभी ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो ऑब्जेक्टिव क्या क्या है प्रियम्बल का, कि इंडिया के लोगों को जस्टिस मिले, लिबर्टी मिले, इक्वलिटी मिले और फ्रेटर्निटी मिले। इन चारों को अभी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। अब जस्टिस, लिबर्टी और ये इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, हम इसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन से क्या क्या लिए हैं अभी बताए हैं तुमको। देखो यहाँ लिखा है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी, ये हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिए हैं। और जस्टिस कहाँ से लिए हैं, तो जस्टिस रशियन रिवॉल्यूशन से लिए हैं। अब एक एक करके चारों पढ़ेंगे। तो वो प्रीलिम्स में ना पूछ देता है कभी कभी कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं प्रियम्बल के, इनमें से क्या क्या ऑब्जेक्टिव होगा, कंपोनेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या होगा, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट कैसा था, जो अभी तुमको हम पहले भी डिस्कस कराए हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स 4 हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे। रुकना यार एक सेकेंड। हाँ तो वो ऑब्जेक्टिव ऐसे पूछ सकते हैं, नेचर पूछ सकते हैं हमारे प्रियम्बल का कि कौन कौन सा नेचर है हमारे प्रियम्बल का। तो नेचर का ट्रिक बताया डॉक्टर एस क्यूब। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है वो 4-5 में फंसाएंगे, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। बताओ इनमें से ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, कि पांचों है कि ऑल 5 ऐसे करके, या 3 है। तो ध्यान रखना कि नेचर क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सब कीवर्ड्स हैं, ध्यान रखना। अब सबको डिटेल में देखते हैं। तो देखो जस्टिस पहला ऑब्जेक्टिव है कॉन्स्टिट्यूशन का, है ना। तो जस्टिस हमने कहाँ से लिया है, रशियन रिवॉल्यूशन से लिया है। और जस्टिस को हम कैसे सिक्योर करते हैं, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी से सिक्योर करते हैं। फंडामेंटल राइट्स के अलग अलग आर्टिकल्स हैं जिससे हम जस्टिस सिक्योर कर रहे हैं, रूल ऑफ लॉ, नोबडी इज अबव लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ। डीपीएसपी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है। डीपीएसपी में अलग अलग वेलफेयर मेजर्स हैं जिससे कि हम इक्वलिटी इंश्योर कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स में रिजर्वेशन है, अफर्मेटिव एक्शंस भी हम आगे करेंगे, फंडामेंटल राइट ही। तो जस्टिस को हम अलग अलग अपने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से सिक्योर करते हैं, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इन सबसे। उसी तरीके से अगला कीवर्ड है हमारा लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब क्या होता है, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स। अब ध्यान रखना यहाँ डेफिनेशन में ना फंसाया जा सकता है यूपीएससी में। लिबर्टी का सीधा मतलब होता है कि आप फ्री हैं अपने डिसीजन से काम करने के लिए, आपको किसी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं किया जाएगा। ये एक बात हो गई, ठीक। हाँ ये तो हमारी एक बात हो गई कि आप पे किसी तरीके का कोई दबाव नहीं डाला जाएगा, आप अपने हिसाब से डिसीजन लेकर फ्रीली काम कर सकते हैं, खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप पे किसी तरीके का रिस्ट्रिक्शंस नहीं आएगा, मतलब यू आर एब्सोल्युटली फ्री, ठीक। और फ्री होने को ही तो हम कहते हैं कि एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स है, कि आपके ऊपर किसी का रिस्ट्रेन नहीं रहेगा, दबाव नहीं रहेगा, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स, इसी को तो हम कहते हैं, जो कि वहाँ लिखा भी है। तो ये तो एक बात हो गई कि अगर यूपीएससी सिंपल पूछा है व्हाट इज लिबर्टी, या वो ऐसे पूछते हैं ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स लिबर्टी, 4 ऑप्शन दे देंगे, अलग अलग लिखा होगा,
जिसमें एक बात लिखी होगी कि एब्सटेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स मतलब लिबर्टी होती है। ये एक बात सही है, लेकिन ऑप्शन में चेक कर लेना कि कहीं कोई स्टेटमेंट ऐसा तो नहीं है जिसमें एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स भी लिखा है। रिस्ट्रेंट्स भी लिखा है प्लस प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल डेवलपमेंट। ठीक, ये जरूर चेक कर लेना, क्योंकि लिबर्टी के दो मतलब होते हैं। एक तो आप पे किसी तरीके का प्रेशर नहीं डाला जाएगा, आप एकदम फ्री हैं काम करने के लिए, किसी तरीके का आप पे कोई प्रेशर नहीं डाला जाएगा, आप अपने सेल्फ डिसीजन ले सकते हैं। ये एक डायमेंशन है। लेकिन साथ ही साथ लिबर्टी के डेफिनेशन में एक पार्ट और आता है। वो क्या आता है? सरकार आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी ताकि आप अपना मेंटल, इकोनॉमिकल और सोशल वेलबींग को प्रमोट कर सके। तो यहाँ प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी में तो एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स नहीं हुआ ना, तो यहाँ सरकार पॉजिटिवली आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी, पॉजिटिव वे में अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी ताकि खुद को आप डेवलप कर सकें। जैसे कि हम फीमेल्स को अलग अलग बेनिफिट्स पहुंचाते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, एजुकेशन देते हैं, उनको अवेयर करते हैं कि आप ऐसे काम कीजिएगा तो आपकी ग्रोथ ऐसे होगी। ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि हम उनके फ्री विल को मैनिपुलेट कर रहे हैं, ये जो एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स वाला प्रिंसिपल है उसको वायलेट कर रहे हैं। नहीं, आप बिल्कुल फ्री हैं, इंडिपेंडेंट होकर काम कीजिए, लेकिन साथ में हम आपको अपॉर्चुनिटी भी देंगे ताकि आप अपना मेंटल और अपना इकोनॉमिकल दोनों डेवलपमेंट कीजिए। तो लिबर्टी का डेफिनेशन एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स प्लस प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, मेंटल डेवलपमेंट, मेंटल अपलिफ्टमेंट, इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट, अपॉर्चुनिटी देती है सरकार। तो ध्यान रखना कि लिबर्टी के डेफिनेशन में पूछा क्या है, दोनों लिबर्टी के डेफिनेशन में आएगा। और किसी स्टेटमेंट में ये दोनों लिखा है, लिबर्टी मीन्स एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स प्लस प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट, तो दोनों आ जाएगा लिबर्टी के डेफिनेशन में। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट सही करना, सिंगल एब्सटेंस ऑफ रिस्ट्रेंट वाला नहीं सही करना, वो घुमा के पूछेगा। एक लाइन में दोनों लिखा रहेगा, एक ऑप्शन में एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट लिखा होगा, एक ऑप्शन में लिखा होगा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। उस केस में ये दोनों सही नहीं होगा, उस केस में वो सही होगा जहां दोनों एक साथ लिखा है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। यहाँ ट्रैप बड़े बड़े फंसाते हैं यूपीएससी ना, और बहुत लॉजिकल ट्रैप है। इसलिए लिबर्टी का एग्जैक्ट डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है हम शॉर्ट में कि एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स का मतलब भी लिबर्टी है और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना ताकि हम खुद को डेवलप कर सकें हर लेवल पे, ये भी लिबर्टी का डेफिनेशन है। दोनों मिलकर लिबर्टी का डेफिनेशन बनता है। अब ये दोनों बात जिस लाइन में लिखी होगी वो लाइन सही है, अगर ये दोनों बात किसी लाइन में नहीं लिखी है तो इस दोनों में से जो एक बात लिखी है वो सही है। क्लियर? चलो, अब इक्वलिटी देखो, तो इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट भाई हम सब जानते हैं, इसमें कुछ है नहीं कि किसी को कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिलेगा। अब रिजर्वेशन हम देते हैं लोगों को तो वो स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं है, वो अफर्मेटिव एक्शन है कि वो बहुत पीछे हैं, इसलिए उनको प्रमोट करने के लिए हम आगे ला रहे हैं ताकि रिजर्वेशन देकर उनको बराबर लेवल प्लेइंग फील्ड में लाया जा सके। अब रिजर्वेशंस के अपने पॉजिटिव और नेगेटिव ये क्रिटिसिज्म होते हैं, वो हम फंडामेंटल राइट में देखेंगे जब रिजर्वेशन वाला आर्टिकल देखेंगे। तो अभी इक्वलिटी मतलब कि किसी तरीके का स्पेशल प्रिविलेजेस किसी को नहीं मिलेगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और हमारा प्रीएम्बल या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 3 तरीके की इक्वलिटी देता है, सिविल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल। ठीक है, ध्यान रखना, सिविल लिबर्टी, पॉलिटिकल लिबर्टी, सॉरी इक्वलिटी, सिविल इक्वलिटी, पॉलिटिकल इक्वलिटी और इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, इक्वलिटी, ये 3 तरीके की इक्वलिटी देता है। ध्यान रखना इस बात को, अलग अलग प्रोविजन से देता है। देखो ना, सिविल लिबर्टी में आ जाएगा कि सब एक समान है, सबके लिए एक लॉ है, एक जुडिशियरी है, एक सरकार है। ठीक, तो ये सिविल लिबर्टी हो गया। पॉलिटिकल लिबर्टी में सबके वोट का वैल्यू एक है, सबके वोट का वैल्यू एक है। देखो हिंदी में लिख रहे हैं, टैब का हम इस्तेमाल कर रहे हैं भरपूर, है ना।
तो पॉलिटिकल लिबर्टी में यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है हमारे पास, सबके वोट का वैल्यू 1 है। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि अंबानी के वोट का वैल्यू 5 गुना हो जाएगा क्योंकि वो अमीर है, और किसी गरीब के वोट का वैल्यू 2 हो जाएगा या आधा हो जाएगा। तो ये तो इक्वलिटी नहीं हुआ ना। तो पॉलिटिकल लिबर्टी भी हम देते हैं कि सबके वोट का वैल्यू एक समान होगा। जो एक गरीब इंसान के वोट की वैल्यू होगी वही अंबानी के वोट की वैल्यू होगी। तो पॉलिटिकल इक्वलिटी भी हम दे रहे हैं और इकोनॉमिक इक्वलिटी भी दे रहे हैं। कैसे? सरकार पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की थी, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या डाली थी? 9th शेड्यूल। क्यों डाली थी? क्योंकि सरकार को करना था लैंड रिफॉर्म्स। अमीर अमीर राजाओं से जमीन लेकर गरीबों में सरकार बांटी थी, याद है? प्रिंसली किंगडम से सरकार जमीन ले लेकर गरीब को बांटी थी। 9th शेड्यूल ऐड किया गया था कि 9th शेड्यूल में जो भी लॉ आ गए वो जुडिशियल रिव्यू के बाहर है। तो उस टाइम पे इकोनॉमिक इक्वलिटी प्रमोट करने के लिए ही ये 9th शेड्यूल डाला गया था, ताकि इक्वलिटी इंश्योर की जा सके, इकोनॉमिक इक्वलिटी। तो समझ में आ गया 3 इक्वलिटी है। प्रीलिम्स में पूछते हैं कि प्रीएम्बल कितने तरीके की कौन कौन सी इक्वलिटी सिक्योर करा रहा है, तो सिविल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। ध्यान रखना, ये भी कीवर्ड्स हैं, सवाल बनेंगे यहाँ से और यहीं लोग फंस जाते हैं। वो यहाँ पे अलग अलग सिविल हटाकर कुछ अलग लिख देंगे, पॉलिटिकल हटाकर कुछ अलग लिख देंगे या 2 ही लिख देंगे, ठीक? तो ध्यान रखना, सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक 3 लिबर्टी दे रहा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें। अब आ जाओ फैटर्निटी। फैटर्निटी का मतलब कुछ नहीं, भाईचारा, ठीक? भाईचारा, ब्रदरहुड, स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, यही है फ्रैटर्निटी का मतलब, ठीक? क्लियर? डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, मतलब देश की एकता बनी रहे, यूनिटी इंटीग्रिटी बनी रहे, भाईचारा बना रहे, यही है फ्रैटर्निटी। अब देखो, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रैटर्निटी हम कहाँ से लेकर आए? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लेकर आए। और जस्टिस कहाँ से लाए हैं? तो जस्टिस हम लाए हैं रशियन रिवॉल्यूशन से, ये ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रीएम्बल डिटेल में डिस्कस कर लिए, जो अभी थोड़ी देर पहले तुमको उस स्लाइड में हम बताए थे। अब आ जाओ नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, इसको भी डिटेल में देख लेते हैं। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, S³ और डॉक्टर वाला, तो इसको भी डिटेल में देख लेते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पहला नेचर है सॉवरेन, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंट है, किसी तरीके का हम पे कोई दबाव नहीं है, कोई बाहर का देश हम पे प्रेशर नहीं डाल सकता है कि इंडिया कैसे चलेगा। वी आर कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट, वी हैव आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, ओन लीगल प्रोसेस। हमको खुद, हमारी पास सरकार हैं जो लॉ बनाते हैं बिना किसी के दबाव में। तो इंडिपेंडेंस, सोवरेन का मतलब खुद में इंडिपेंडेंट होना, कि किसी का दबाव हम नहीं सहेंगे, कोई प्रेशर हम पे बाहर का अमेरिका या चाइना नहीं बना सकता है कि मोदी जी ये लॉ बनाओ आप, क्योंकि अमेरिका कह रहा है, नहीं कह सकता है वो। हम इंडिपेंडेंट हैं, आज़ाद हैं। सोवरेन मतलब यही होता है। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट हम 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किए हैं, डिस्कस कर चुके हैं। इंडिया में कैसा सोशलिज्म प्रमोट होता है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जो कि मिक्स है गांधी और मार्क्स के सोशलिज्म का, ठीक है? अभी इस बात को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे के पन्ने में। घबराओ मत, जहाँ जहाँ फंसोगे ना वो हम डिटेल में जानते हैं कि तुम फंसोगे कहाँ, और डिटेल में हम करा देंगे तुमको। तो इंडिया में सोशलिज्म कौन सा फॉलो हो रहा है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जो कि मिक्स सोशलिज्म भी है। अब ये पॉइंट अगले पन्ने में तुमको बहुत मस्त समझ में आ जाएगा, एकदम रिलैक्स करो। सोशलिस्ट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किए। हमारे इंडिया में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म चलता है, जिसको हम मिक्स सोशलिज्म भी बोलते हैं। और हमारे इंडिया का जो सोशलिज्म है वो गांधी और मार्क्स, ये दोनों के मिक्स सोशलिज्म का मॉडल है। ये भी डिटेल में समझ में आ जाएगा, ठीक? अभी आगे के पन्ने में। तो ये सोशलिस्ट हो गया। अब सेकुलर देखो, सेकुलर भी हम 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लेकर आए थे, और आर्टिकल 25 और 28 से लेकर जो हमारा फंडामेंटल राइट है रिलीजन वाला, उसमें सेकुलर नेचर इंडिया का दिखता है, और इंडिया में पॉजिटिव सेकुलरिज्म होता है। ये तो शायद पिछले वीडियो में भी तुमको हम करा चुके हैं कि इंडिया पॉजिटिव सेकुलरिज्म को फॉलो करता है, ठीक है? वहीं अमेरिका निगेटिव सेकुलरिज्म को फॉलो करता है। कोई बात नहीं, इसको भी आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे वाले पन्ने में, इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे। अगला देखो, अगला है हमारा डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेसी हमारे यहाँ कैसी चलती है? हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी चलती है कि नहीं? रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चलती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसको भी डिटेल में आगे पन्ने में डिस्कस करेंगे, चिंता मत करो।
और रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब कि हमारा जो हेड होगा स्टेट का वो इलेक्टेड होगा। इंडिया में पॉलिटिकल सोवरेनिटी जो है वो लोगों के हाथ में होगी। लोग वोट देकर ये लीडर्स को इलेक्ट करेंगे और ये लीडर्स फिर लॉ बनाएंगे। तो जो सोवरेनिटी है वो कंप्लीट पीपल्स के हैंड में है, पॉलिटिकल सोवरेनिटी की, वो वोट डाल सकते हैं। और पब्लिक ऑफिस जो इंडिया का है, सरकारी ऑफिस, वो सभी सिटीजन्स के लिए ओपन रहेगा। इसी को हम रिपब्लिक बोलते हैं। ठीक, अब देख लो प्रियम्बल से रिगार्डिंग कुछ केसेस हैं। ठीक, अब एक मुद्दा उठा। मुद्दा क्या उठा कि वेदर प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। वेदर प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। ठीक है, तो इसी का जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 3 केस चले थे, मतलब इसी सवाल को उठाया गया था कोर्ट में। तो पहला केस उठा था बेरूबारी केस 1960 में। इसमें बोल दिया गया कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है ही नहीं। फिर आता है केशवानंद भारती केस 1973 का, यह तो हम सब जानते हैं, बड़ा फेमस केस है। इसमें बोल दिया गया कि प्रियम्बल पार्ट भी है कॉन्स्टिट्यूशन का और प्रियम्बल को अमेंड भी किया जा सकता है। तो केशवानंद भारती केस में क्या बोला, पार्ट भी है प्लस अमेंडमेंट भी किया जा सकता है। केशवानंद भारती केस देखो कब आई है, 1973 में, और हमने अमेंडमेंट कब किया है, 1976 में। 42nd वाला सोशलिस्ट सेकुलर ऐड किए और इंटीग्रिटी ऐड किए। तो 3 साल बाद ठीक जैसे ही कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं, पार्ट भी है, अमेंड भी किया जा सकता है, और हमारा प्रियम्बल बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का भी पार्ट है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हम जानते हैं ना कि आप कॉन्स्टिट्यूशन की कोर वैल्यूज़ को अमेंड नहीं कर सकते हैं, तो प्रियम्बल भी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट है। ये केशवानंद भारती कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट, केशवानंद भारती जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है। ठीक, चलो फिर एक तीसरा केस आता है। अभी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन भी तुमको हम डिटेल में कराएंगे, चिंता नहीं करना है, सब करेंगे आगे के चैप्टर में। फिर तीसरा केस आता है LIC, मतलब ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आज नहीं होगा, आगे चैप्टर आएगा तब होगा, चिंता मत करना, ये कवर्ड हो जाएगा, पूरा पॉलिटी कवर करेंगे। तीसरा केस आता है प्रियम्बल से रिगार्डिंग LIC केस 1935 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती के जजमेंट को दोबारा से दोहरा दिया कि प्रियम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें इंटीग्रल पार्ट बोल दिया था। ठीक है, प्रियम्बल हमारा ओवरऑल कंप्लीट, इससे बाहर प्रियम्बल में सवाल नहीं बनेंगे। बस ये जो सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट, सेकुलर और ये डेमोक्रेटिक, इन तीनों वर्ड्स को अभी तुमको हम थोड़ा सा डिटेल में समझा देते हैं जो बोले हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को डाउट होता है। ठीक है, अब चलो देखो, हम तुमको बताया ना सोशलिज्म, डिटेल में अभी करा देते हैं। तो सोशलिज्म देखो, एक सेकंड, हाँ, सोशलिज्म, इंडिया का जो सोशलिज्म है ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म फॉलो होता है। ठीक है, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों रहते हैं। इकोनॉमी में तुमको हम कराए हैं, तो एक चैप्टर कराए हैं कि इंडिया कौन सी ये मॉडल को फॉलो करता है, तो इंडिया मिक्स को फॉलो करता है, कराए हैं ना, जहाँ पे सरकार भी बहुत सी चीज़ों को रेगुलेट करती है और प्राइवेट प्लेयर्स भी रहते हैं। हम ना ही सोशलिस्ट हैं ना ही कैपिटलिस्ट हैं, ना ही वी आर कैपिटलिस्ट ना ही वी आर सोशलिस्ट, कराए हैं ना इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर में, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये वही है, इंडिया का जो सोशलिज्म है ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। यहाँ पे पब्लिक भी होगा, पब्लिक मतलब सरकार भी होगा, और प्राइवेट प्लेयर दोनों एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी की तरह इंडिया मिक्स्ड सोशलिज्म को फॉलो करता है। हमारे यहाँ इंडियन सोशलिज्म डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कहलाता है, ध्यान रखना इस बात को। और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का सीधा मतलब कि बोथ सरकार एंड प्राइवेट एंटिटी एग्जिस्ट। नहीं, ऐसा भी नहीं होगा कि हम अमेरिका की तरह कैपिटलिस्ट बन जाएंगे, और ऐसा भी नहीं होगा कि हम USSR की तरह सोशलिस्ट बन जाएंगे कि सब कुछ सरकार ही दबा के बैठी है या फिर सब कुछ प्राइवेट प्लेयर ही दबा के बैठी है। ना ही वी आर कैपिटलिज्म ना ही वी आर सोशलिज्म, वी आर मिक्स। ठीक, तो यही है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, यही है इंडियन सोशलिज्म। अब इंडिया का सोशलिज्म जो है ना, वो गांधी और मार्क्स, कार्ल मार्क्स थे ना, तो महात्मा गांधी और कार्ल मार्क्स, इन दोनों के आइडिया पे मिक्स है, इन दोनों के आइडिया के बेसिस पे है, दोनों का मिक्स आइडिया है। और वो गांधी और मार्क्स का मिक्स आइडिया क्या है, स्टेटलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी। स्टेटलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी PYQ है, चेक कर लो, UPSC सिंपल पूछा है इसी ऑप्शन से कि गांधी और मार्क्स का कॉमन गोल क्या है। ठीक, ये सीधा सवाल पूछा है और ऑप्शन में यही चीज़ लिखी है और यही सही है कि गांधी और मार्क्स का कॉमन गोल क्या है कि स्टेटलेस और ये क्लासलेस सोसाइटी हो। ठीक है, चलो
यहाँ तक हो गया तुम्हारा। अब सेकुलरिज्म, जो कि हम बोल रहे थे कि सेकुलरिज्म डिटेल में देख लेंगे, सेकुलरिज्म भी देखो। सेकुलरिज्म दो तरीके का होता है, होता नहीं है मतलब इंडिया में जो फॉलो हो रहा है और जो बाकी दुनिया फॉलो करती है उसके आधार पे हम सेकुलरिज्म को दो तरीके से पढ़ते हैं कि एक तो वेस्टर्न से सेकुलरिज्म है और एक इंडियन सेकुलरिज्म है। तो वेस्टर्न सेकुलरिज्म में क्या होता है, जो भी देश होगा, स्टेट जो होगा, वो कम्प्लीटली सेपरेटेड रहेगा रिलीजन से। मतलब अमेरिका और अमेरिका का कोई धर्म, जैसे कि कोई भी एक धर्म मान लो एक्स, ये आपस में एकदम सेपरेटेड हैं। ना ही अमेरिका का प्रेसिडेंट को इससे कोई मतलब है, ना ही इसको इससे कोई मतलब है। दोनों एक दूसरे में कोई इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। यही होता है निगेटिव सोशलिज्म, जिसको हम प्रिंसिपल वन हैंड डिस्टेंस मेंटेन करना कहते हैं। PRINCPLE, प्रिंसिपल वन हैंड डिस्टेंस। निगेटिव सेकुलरिज्म में क्या होगा, प्रिंसिपल वन हैंड डिस्टेंस मेंटेन रखना, जैसे कि फ्रांस, USA, ये सब। ठीक, चलो ये हो गया। अब इंडियन सेकुलरिज्म देखो। इंडियन सेकुलरिज्म जो है, यहाँ पे हर एक धर्म को हम पॉजिटिव और इक्वल ट्रीटमेंट देते हैं। पॉजिटिव सेकुलरिज्म है हमारे यहाँ। देखो, इंडिया की कोई अपनी धर्म नहीं है। इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। इंडिया का कोई रिलीजन नहीं है। इंडिया का नो ओन रिलीजन, नो ओन रिलीजन। ठीक, लेकिन हम ये वेस्टर्न वाले की तरह प्रिंसिपल वन हैंड डिस्टेंस या फिर कंप्लीट सेपरेशन नहीं करते हैं। हम सभी रिलीजन को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, सभी रिलीजन के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। एग्जाम्पल, अभी करंट अफेयर था 2024 में। ठीक, करंट अफेयर क्या था 2024 में, देखो। पारसी एक कम्युनिटी है ना इंडिया में, माइनॉरिटी कम्युनिटी है लेकिन पारसी है ना, इनकी पॉपुलेशन जो है वो बहुत डिक्लाइन हो रही थी। तो 150 करोड़ का देश है। ठीक, सरकार को क्या मतलब किसी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी का पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है, तो कोई ना कोई तो यहाँ रह ही रहा है। पारसी चले ही जाते तो क्या होता, लेकिन हमारे यहाँ पॉजिटिव सेकुलरिज्म होता है। सरकार ने इंटरफेयर किया ताकि पारसी की पॉपुलेशन को बचाया जा सके और मतलब उनके पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके जो डिक्लाइन हो रही है। सीधा एक तरीके से उनको बर्थ प्लानिंग की तरफ मैच्योर में ये मोटिवेट किया सरकार ने थ्रू ए स्कीम। उस स्कीम का नाम है जियो पारसी स्कीम। ठीक है, ये 2024 का करंट अफेयर है और इस स्कीम में हम अलग अलग बेनिफिट्स दे रहे हैं पारसी कम्युनिटी को, ताकि वो लोग चाइल्ड बर्थ की तरफ मोटिवेट हों और जो पारसी की पॉपुलेशन बहुत डिक्लाइन हो रही है, एक ऐसा स्टेज ना आ जाए कि ये ख़त्म हो जाए इंडिया से। तो इंडिया को क्या मतलब था, ख़त्म हो जाने देता। लेकिन हम पॉजिटिव सेकुलरिज्म फॉलो करते हैं। ठीक है, वी आर पॉजिटिव सेकुलर। हम इक्वल ट्रीटमेंट देते हैं हर एक धर्म को, हर एक धर्म को प्रोटेक्ट करते हैं। तो पारसी जो कि एक इंडिया की का रिलीजन है, जो वो भी माइनॉरिटी ग्रुप में आता है, मोस्ट लीस्ट पॉपुलेशन इसकी है पारसी की, हमने इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्कीम लाया। यहीं अगर निगेटिव सेकुलरिज्म होता तो ये कहता पारसी खत्म हो रहे हैं, होने दो, हमको क्या, हमको देश चलाना है बस। ये वन हैंड डिस्टेंस मेंटेन कर लिया। लेकिन इंडिया ने पॉजिटिव वे में जियो पारसी स्कीम लाई ताकि पारसी के पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट किया जा सके। करंट इनकॉर्पोरेट करा दिए। अब चलो एक और डायमेंशन करंट से रिगार्डिंग तुमको हम बता देते हैं, जो कि इसी सेकुलरिज्म और प्रियम्बल से उठता है। वो डायमेंशन क्या है, कई बार कोर्ट में बात जाती है कि प्रियम्बल तो पार्ट ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर नहीं है, ये नहीं है, ये तो अमेंडमेंट से ऐड किया गया। कुछ नहीं, सारे डिबेट को सीधे ऐसे खारिज करना है और तुमको अपने आंसर में सपोर्ट क्या डालना है, केशवानंद भारती केस 1973 सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है, प्रियम्बल पार्ट भी है और साथ में प्रियम्बल बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का भी पार्ट है और प्रियम्बल को अमेंड भी किया जा सकता है। अब अमेंड किया जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि प्रियम्बल बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का भी पार्ट है। तो जब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट है तब तो आप प्रियम्बल के कोर वैल्यू को अमेंड नहीं कर सकते हैं ना, कोर वैल्यू तो प्रियम्बल का मेंटेन रहेगा। तो बस इसी केशवानंद भारती केस से हम सपोर्ट में लाकर उस सारे आर्गुमेंट को खारिज कर देंगे। यूपीएससी घुमा सकता है क्वेश्चन में कि रीसेंट डिबेट प्रियम्बल को लेकर बहुत आ रहा है कि ये पार्ट नहीं है, सेकुलरिज्म तो अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, हम सोशलिस्ट तो 1976 में
ऐड किए हैं, ऐसा वैसा। और करंट अफेयर में जब रिवीजन कराएंगे तो इसके मल्टीपल डायमेंशंस तुमको हम कराएंगे भी। यहाँ इनकॉर्पोरेट बस ये करा दिए हैं कि सोशलिस्ट और सेकुलर हम भले 1976 में प्रियम्बल में ऐड किए हैं, लेकिन हमारा एंशियंट इंडिया का जो टाइम है ना, राजेंद्र चोला और जो कौन कौन से रूरल लोग हैं, वो सब भी सेकुलर मॉडल को फॉलो किए हैं। एग्जाम्पल के साथ तुमको हम कराएंगे रिवीजन में करंट अफेयर के, जो हिंदू न्यूज़पेपर में आया था। तो चिंता नहीं करना है, अब उसको यहाँ तो हम नहीं चिपका सकते हैं, तो वो करंट अफेयर का हो जाएगा तुम्हारा पॉलिटी के बदले, लंबा खींचते जाएगा, तार से तार जुड़ते जाएगा। तो सब्र करो, कब कैसे क्या कराना है वो हम बेटर तुमसे थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज़्यादा है, इसलिए पेशेंस रखना। इस जर्नी में ना थोड़ा सा पेशेंस भी होना चाहिए। हमको कई बार लगता है कि सब कुछ आज ही कर ले, सब कुछ हमारे कमांड में आज ही आ जाए, वो नहीं होगा। एक दिन में क्यूरियोसिटी खत्म नहीं होगी, धीरे धीरे होगी। करंट अफेयर में रिवीजन में इस प्रियम्बल के डिबेट को तुमको हम कराएंगे, लेकिन अभी तुमको हम सीधा बता दिए कि प्रियम्बल का डिबेट चलता है। बहुत लोग कहते हैं कि ना हम सोशलिस्ट हैं ना सेकुलर हैं, क्योंकि इसको तो हम 1976 में रसिया के दबाव में आकर इंदिरा गांधी ने ये अमेंडमेंट किया 42nd वाला। क्योंकि 1971 में याद है ना, रसिया आया था हमको बे ऑफ बंगाल में बचाने के लिए, जब बांग्लादेश को हम आज़ाद करवा रहे थे, और अमेरिका और ब्रिटेन दोनों आ गए थे इंडियन ओशन में इंडिया के विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबाने के लिए, तब रसिया हमको सपोर्ट किया था। इसलिए कई बार यार, और रसिया की तरफ हम हमेशा से इंक्लाइंड रहे हैं, अभी भी रसिया से बहुत अच्छे रिश्ते हैं इन कंपैरिजन टू वेस्टर्न वर्ल्ड। इसलिए लोग आरोप ये लगाते हैं कि ये जो सोशलिस्ट और सेकुलर है ये हम पहले से थे नहीं, ये 1976 में यूएसएसआर के प्रेशर में हमने इसको ऐड किया, इसको मान्यता देनी चाहिए कि नहीं, या आरोप उठते हैं, आर्गुमेंट आता है। एक ही बात से आर्गुमेंट ख़त्म करेंगे। सुप्रीम कोर्ट 1973 में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट भी बता दिया और कॉन्स्टिट्यूशन का भी पार्ट बता दिया, और बोल भी दिया कि अमेंड भी कर सकते हैं। लेकिन जब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट है तो अमेंड हम इसको इस तरीके से नहीं कर सकते हैं कि इसका वैल्यू बदल जाए, इसका कोर एसेंस मेंटेन रहना चाहिए, सीधी सी बात। तो ये अमेंडमेंट भी जस्टिफाइड है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट है, तो सारा डिबेट ही खत्म। और इसके अलावा सपोर्ट में एक पॉइंट क्या कराएंगे कि जब हम एंशियंट इंडिया में थे, जब ये सब कुछ नहीं था, उस टाइम पे भी जो अलग अलग रूरल लोग थे ना, अशोक के इंस्क्रिप्शंस याद आ गया, ASHOKN, अशोकन्स इंस्क्रिप्शंस के रॉक पिलर नंबर 9 पे देखना, 9 या 11 था ऐसा ही कुछ, इस पे सेकुलर स्टेट का एग्जाम्पल दिया हुआ है उस पिलर पे। तो तुमको घबराने की ज़रूरत नहीं है, जब हम रिवीजन करेंगे ना तो तुमको ये अशोकन पिलर हम करा देंगे, और उसका जो पिलर नंबर रॉक पिलर 9 है, रेलिक्स जिसको हम कहते हैं, उसका एक जिक्र था। वो प्रीलिम्स फैक्ट है, हालांकि उसको हम मेंस में एग्जाम्पल में यूज़ कर सकते हैं कि इंडिया 1976 में सेकुलर नहीं बना है, 1976 में हमने बस ऐड कर दिया सेकुलरिज्म को। ठीक है, हमारे अंदर सेकुलरिज्म का एसेंस एंशियंट इंडिया से ही था। ये अशोकन इंस्क्रिप्शंस बताते हैं अलग अलग एंशियंट रूलर्स के रिफॉर्म्स और उनकी पॉलिसीज़ बताती है, जो कि एंशियंट इंडिया से हमको मिले हैं। और मेन आर्गुमेंट हमारा क्या होगा, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट है, सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है 1973 केशवानंद भारती केस में। तो इसको हम इतना डीप इसलिए कराए हैं कि प्रियम्बल 2024 में न्यूज़ में रहा है, डिबेट में रहा है, सवाल इससे पूछ सकता है, इसलिए इतना डिटेल में कराए हैं। ठीक, अब छोटा सा एक और देख लो, डेमोक्रेसी इंडिया में कैसी डेमोक्रेसी फॉलो होती है। तो पहले उसको समझने से पहले समझो कि डेमोक्रेसी होता क्या है। डेमोक्रेसी हम लोग छोटा सा डेफिनेशन पढ़ते हैं कि वी द पीपुल फॉर द पीपुल बाय द पीपुल, ठीक है कहने के लिए वो। अब डेमोक्रेसी दो तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। पहले डायरेक्ट डेमोक्रेसी समझो। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के 4 टाइप्स हैं। एक रेफरेंडम, इस रेफरेंडम में हम क्या करेंगे, सिटीजन्स डायरेक्टली वोट ऑन इम्पॉर्टेंट इशूज और लीगल चेंजेस। तो जो सिटीजन्स होते हैं वो डायरेक्टली वोट डालते हैं किसी इंपॉर्टेंट इशू पे या किसी लीगल चेंज पे। मतलब मान लो कोई लीगल चेंज करना है किसी देश में, XYZ कोई भी चेंज करना है, तो लोगों से पूछ लिया जाता है कि चेंज कैसे करे, क्या करे, और लोग जैसे वोट डालेंगे उसके अकॉर्डिंग चेंज कर दिया जाता है, ये रेफरेंडम। ठीक, अगला हमारा आता है इनिशिएटिव। ये क्या है, इनिशिएटिव में सिटीजन्स प्रपोज न्यू लॉ और अमेंडमेंट। इनिशिएटिव नाम से ही है ना, तो यहाँ सिटीजन्स ही जो प्रपोज कर देते हैं किसी नए लॉ को और नए अमेंडमेंट को। क्लियर।
फिर तीसरा आता है प्लेबिसाइट। ये क्या है? प्लेबिसाइट में डायरेक्ट वोट बाई इलेक्टोरेट ऑन एन इम्पॉर्टेंट पब्लिक क्वेश्चन और इशू। मान लो किसी देश में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा, मान लो कोई इंपॉर्टेंट इशू हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को पूरा निपटा दिया जाए कि एक ठो मिसाइल बस गिराया जाए, इंपॉर्टेंट इशू है। तो यहाँ तो सरकार तय कर लेती है, डिफेंस तय कर लेती है। अब एग्जाम्पल के लिए तुमको हम ऑपरेशन सिंदूर ले गए, मान लो ऐसा ही कोई इशू आया तो प्लेबिसाइट में जो इलेक्टोरेट है ना, जो वोट डालने वाले लोग, वही तय कर लेते हैं कि क्या डिस्कशन करना है। तो प्लेबिसाइट ये हो गया। और एक है रिकॉल। रिकॉल मतलब वोटर्स कैन रिमूव इलेक्टेड ऑफिसर्स। जो वोटर्स है ना, वो इलेक्टेड ऑफिसर्स को रिमूव कर सकते हैं। जैसे मान लो हम अभी करंट गवर्नमेंट से अगर खुश नहीं हैं तो हम रिकॉल के थ्रू उनको कहेंगे कि अब भैया आप अपना पोस्ट खाली कीजिए, आप वापस आ जाइए। ठीक। क्या इंडिया में चारों में से कुछ भी होता है? रेफरेंडम, इनिशिएटिव, प्लेबिसाइट, रिकॉल, कुछ नहीं होता है इंडिया में। तो भैया इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो फॉलो नहीं होती है। ठीक। तो डेमोक्रेसी का ये पहला पार्ट है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जो कि इंडिया में फॉलो नहीं होती है। लेकिन ये जानना जरूरी है, प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं, व्हाट इज रिकॉल, व्हाट इज इनिशिएटिव, व्हाट इज रेफरेंडम। या सीधा लिख देंगे, कहेंगे मैच करो कि रेफरेंडम से कौन मिलेगा, प्लेबिसाइट से कौन मिलेगा, ऐसे करके देते हैं ना वो। रेफरेंडम की जगह इनिशिएटिव लिख देंगे, इनिशिएटिव के जगह प्लेबिसाइट लिख देंगे, और रिकॉल को सही लिख देंगे, बोलेंगे कौन सा पेयर सही है, कितना पेयर सही है बताओ। तो ये 4 ठो ध्यान रखना है। अब आ जाओ, अब इंडिया में तो कुछ फॉलो नहीं होता है, लेकिन ये 4 तरीके की चीज़ें हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी में, ध्यान रखना। फिर आता है एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी एक पार्लियामेंट्री फॉर्म, एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म। तो इंडिया और ज़्यादातर देशों में जो बड़े बड़े कंट्रीज हम अभी पढ़ रहे हैं न्यूज़ में, और जो मेन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उसमें इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ही होता है। जैसे कि इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉलो होता है ना। एग्जीक्यूटिव्स जो हैं वो अकाउंटेबल होते हैं लेजिस्लेचर के लिए। एग्जीक्यूटिव कौन? प्राइम मिनिस्टर प्लस उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्लस प्रेसिडेंट। ये तीनों मिलकर एग्जीक्यूटिव बनाते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में अमित शाह, एस जयशंकर, निर्मला सीतारमन सब आ गई। और कौन है? नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, सब आ गए। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये प्राइम मिनिस्टर, और ये हमारे प्रेसिडेंट। यही हो गया एग्जीक्यूटिव। अब यही एग्जीक्यूटिव तो लेजिस्लेचर का भी पार्ट है। यही लोग लोकसभा और राज्यसभा में बैठते हैं कि नहीं? तो लोकसभा और राज्यसभा में कौन है? अपोजिशन है, राहुल गांधी बैठा हुआ है। राहुल गांधी सवाल पूछता है कि बताइए नितिन गडकरी जी, आपने रोड कैसा बनाया, और नितिन गडकरी को जवाब देना पड़ता है। तो एग्जीक्यूटिव्स जो हैं वो अकाउंटेबल हैं लेजिस्लेचर में। लेजिस्लेचर कहाँ? लोकसभा राज्यसभा, बताएं ना, राज्यसभा लोकसभा, यही तो लेजिस्लेचर विंग है जहाँ लॉ बन रहे हैं। तो यहाँ लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव से सवाल पूछते हैं कि बताइए आपने कितना पैसा कहाँ खर्च किया, कितना स्कीम में क्या लगाया, कितना रोड बनाया, और उनको जवाब देना पड़ता है। एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल है लेजिस्लेचर के सवालों को कि आपको जवाब देना है। इसीलिए तो कहते हैं कि इंडिया में स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर फॉलो नहीं होता है, चेक्स एंड बैलेंस होता है। क्योंकि यहाँ जो एग्जीक्यूटिव है वही लेजिस्लेचर में भी बैठता है। इसी लेजिस्लेचर से कुछ लोग चुन के आ जाते हैं इलेक्ट होके, जो कि एग्जीक्यूटिव का पार्ट बनाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर मॉन्टेस्क्यू का है ना, PSIR वाले ध्यान में आ रहा है? कराएंगे मॉन्टेस्क्यू का सेपरेशन ऑफ पावर। तो इंडिया में पार्लियामेंट्री चलता है, यूके में भी पार्लियामेंट्री चलता है। प्रेसिडेंशियल देखो तो भैया अमेरिका में, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर एकदम सेपरेट होते हैं। एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर से कोई लेना देना नहीं, और लेजिस्लेचर को एग्जीक्यूटिव से कोई दोनों लेना देना नहीं, ये दोनों अलग हैं। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है लेजिस्लेचर के लिए, जैसे यहाँ पे है। कहानी खत्म, हमारा प्रीएम्बल खत्म। ठीक, इससे बाहर प्रीएम्बल से नहीं पूछेगा, और ना अभी तक पूछा है। ठीक है, मेंस के भी टॉपिक तुमको हम प्रीएम्बल का कंप्लीट करा दिए। ठीक, चलो। और ये ज़्यादा लंबा थोड़ा खींचे हैं, 40-45 मिनट में खींचे हैं, क्योंकि प्रीएम्बल से मेंस में भी आने के सवाल मतलब पॉसिबिलिटी रहती है कि आ सकती है। ठीक।